सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप कितने राउंड्स को हैंडल करते हो अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब ये चीज़ इंटर्नशिप के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हो और फाइनल प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हो। ठीक है ना। बेसिकली कितने राउंड्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे, कैसे उन राउंड्स को क्लियर किया जाता है। ठीक है, कौन सी कंपनी में कौन सा राउंड्स मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंसेस मैं बताऊंगा। ठीक है ना। एचएसबीसी में क्या हुआ था वो भी मैं बताऊंगा। और दूसरी चीज़ कि मैंने इस वीडियो में 3 कंपनीज के जेडी डिस्कस किए हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जेडी इंपॉर्टेंट होता है क्या? आपका क्वेश्चन होगा जेडी इंपॉर्टेंट होता है क्या? देखो यार, जेडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंटर्नशिप के पर्सपेक्टिव से भी और फाइनल प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। क्यों? देखो, जेडी ही वही चीज़ होती है जिसमें आपका सीटीसी मेंशन होता है या इन हैंड कंपोनेंट मेंशन होता है। इसमें आपका रोल मेंशन होता है कि आप काम क्या करोगे, इस रोल को, इस काम को करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, वो भी इसमें मेंशन रहता है। ठीक है, तो इसी जेडी को देख के, इसमें जो स्किल सेट है मेंशन, उसको ही देख के आप अपने सीवी में चेंजेस करते हो। ठीक है, अपने सीवी में इसको ही देख के आप चेंजेस करते हो, सो दैट आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो। और सीवी अगर शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो इसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू चलेगा। ठीक है ना, इसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू चलता है। तो जेडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वीडियो एंड तक देखना, सो दैट आप जेडी देखो और चीज़ों को समझो कि कैसे होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं यही चीज़ आपके कॉलेज में भी आएगी या आना स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है, आना स्टार्ट हो चुकी होगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है 1 राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड। ठीक है, तो देखो 3 राउंड्स नहीं होता है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात करूँ तो 3 राउंड्स नहीं होते हैं। बट मैं ऑन एन एवरेज अगर बात करता हूँ कि मान लो कि 100 कंपनी है। ठीक है, तो 100 कंपनी में अगर मैं किसी को बताऊं तो देखो 3 ही राउंड्स होते हैं। ठीक है, 3 ही राउंड्स होते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूं, किसी स्पेसिफिक की, तो देखो 4 राउंड भी निकल सकते हैं और 2 राउंड भी निकल सकता है। बट ऑन एन एवरेज मैंने देखा है 3 राउंड्स होते ही होते हैं। तो सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। तो चलो देखो देखो, स्टार्टिंग ऐसे होता है। यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, शॉर्टलिस्ट होते हो। फिर आपका एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, उसके बाद फिर शॉर्टलिस्ट होते हो। अगर आगे एप्टीट्यूड क्लियर करने के बाद तो फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। अगर फिर से शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। देखो, पर्सनल इंटरव्यू हमेशा 2 टाइप का होता है। पीआई हमेशा 2 टाइप का होता है, एक टेक्निकल, ठीक है, एक आपका होता है एचआर। अब चांसेस देखो क्या होता है, अगर आप टेक्निकल क्लियर करते हो। टेक्निकल होता क्या है? देखो, टेक्निकल वो चीज़ होता है जिसमें आपसे, अगर आप फाइनेंस डोमेन के हो तो आपसे फाइनेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली पढ़ाई वाली चीज़ें पूछी जाती है, कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, उसके बाद आपका होता है एचआर, अगर आप टेक्निकल क्लियर करते हो तो। बट वही चीज़ है, अगर आप टेक्निकल क्लियर कर लिए, अगर आप टेक्निकल क्लियर कर लेते हो तो 90% चांस है कि आप अंदर जा सकते हो, मतलब जा ही घुस चुके हो। 90% अंदर मतलब चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखो यार, एचआर इंटरव्यू में कोई भी रिजेक्ट नहीं होता जब तक कुछ आप ऐसा कुछ ब्लंडर ना कर दो। ठीक है ना, कुछ ऐसा ब्लंडर ना कर दो, कुछ ऐसा बोल ना दो इंटरव्यू में, एचआर इंटरव्यू में। तो आपको निकाल ना दे। मतलब 90% चांसेस है, अगर आप टेक्निकल क्लियर कर लेते हो तो 90% आप श्योर हो कि आप जा रहे हो। ठीक है ना। एचआर इंटरव्यू में बस यही चीज़ें डिस्कस होती हैं कि 5 साल बाद तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन, ये क्वेश्चन। और 2-3 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ वीकनेस कॉमन सा, और तुम्हारा लोकेशन प्रेफरेंस क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ नहीं होता है एचआर इंटरव्यू में। ठीक है, तो टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, इसी के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जो भी तुम लोग फाइनेंस पढ़ते हो ना, बस इस टेक्निकल इंटरव्यू के लिए पढ़ते हो। तो ये एक फ्लो रहता है, बीच में और भी चीज़ें आती हैं, बट एक जनरल फ्लो जो मैंने जो बोला वो यही रहता है। ठीक है, इसी फ्लो से आता है। और ऐसा नहीं होता कि अगर आप एप्टीट्यूड क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप यहाँ इंटरव्यू दे ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ सारा फॉलो करना पड़ता है। मतलब हर टेस्ट में पास होते हो तो ही जाके आप फाइनल इंटरव्यू या एचआर इंटरव्यू तक पहुंचते हो। आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या मैं इंटरव्यू में बैठ सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस सा बात है, बट मैंने बता दिया। देखो, कितने सारे राउंड्स होते हैं, मैंने बोला कि जनरली 3 होते हैं, बट कभी कभी बढ़ जाता है। मैं एग्जाम्पल में यहाँ बता दूंगा। देखो, सबसे पहला होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ भी आ जाता है एप्टीट्यूड। मैंने यहाँ कुछ कंपनीज के नाम मेंशन किए हैं। क्यों? क्योंकि मुझे याद है ये इस कंपनी का, तो मैं बता दूंगा कि क्या चलता है क्या नहीं चलता। देखो, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड मुझे जहाँ तक की याद है, क्रिजिल का जो फाइनल प्लेसमेंट का एप्टीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ था। जो फाइनल प्लेसमेंट का इंटरव्यू था क्रिजिल का, वो बहुत टफ था। ठीक है, अब इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूं तो डी शो, हमारे कॉलेज में जब डी शो आई थी तो जो इंटर्नशिप का जो इसका एप्टीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा टफ था यार। ठीक है ना, और भी कंपनीज लेती हैं ऑब्वियसली इंटर्नशिप के लिए भी और फाइनल प्लेसमेंट के लिए एप्टीट्यूड, बट मुझे जहाँ तक की याद है क्रिजिल का बहुत ज़्यादा टफ था और डी शो का भी बहुत टफ था।
क्यों टफ हो जाता है एप्टीट्यूड? देखो टफ क्यों हो जाता है एप्टीट्यूड, मैं बताता हूँ टफ क्यों हो जाता है। देखो एप्टीट्यूड टफ इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि एक तो टाइम बाउंड रहता है चीज़ें, ठीक है। दूसरी बात कि जब इन लोग डीआई देने लगते हैं, इंटरप्रिटेशन जब देते हैं, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि तुम थोड़ा सा पैनिक कर जाते हो, और पैनिक कर जाते हो तो मान लो कि एक डेटा इंटरप्रिटेशन का 4 क्वेश्चन आता है। तो ऑब्वियसली अगर तुम मान लो कि डीआई छोड़ देते हो, तो ये 4 क्वेश्चन का चारों गलत हो जाता है सारा, मतलब ऑब्वियसली इसमें कोई मार्क्स नहीं आएगा। तो इसी वजह से मुझे एप्टीट्यूड लगता है टफ थोड़ा-सा, मतलब इस सेंस में। और क्रिजिल का जो डीआई था वो ज़्यादा टफ था यार, मतलब क्रिजिल का डीआई टफ था, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसीलिए एप्टीट्यूड तुम्हारा टफ हो जाता है जब डीआई वगैरह इंक्लूड हो जाता है तो एप्टीट्यूड अगर टफ होता है तो इसका यही रीज़न है कि उसमें डीआई ज़्यादा आ गया है, ठीक है ना। डीआई ज़्यादा आ गया, डेटा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा आ गया है। और एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस वगैरह अगर देखें तो कैसे प्रिपेयर करना है, देखो एप्टीट्यूड का वैसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर करना है, और डी शो में भी यही चीज़ हुई थी। डी शो में भी मुझे याद है डीआई बहुत ज़्यादा आ गया था। और ऑब्वियसली अगर तुम मान लो कि देखो होता क्या है कि डीआई वगैरह में क्या होता है कि अगर तुम पूरा डेटा पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद भी अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बना डीआई वाला, ठीक है, तो होता क्या है कि देखो टाइम भी वेस्ट हुआ उस पैसेज को पढ़ने में, ठीक है, डीआई वाले को, और उसके बाद तुम क्वेश्चन भी नहीं बना पाए। तो वही चीज़ है। और डीआई का क्वेश्चन एक नहीं आता, जैसे कि मान लो कि एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली देखो तुम लोग कंपटीशन एग्जाम दिए होगे, 3-4 डीआई के क्वेश्चन रहते हैं। अब ऑब्वियसली तुम पूरा पैराग्राफ छोड़ देते हो या पूरा डीआई का क्वेश्चन छोड़ देते हो, तो तुम ये 4 क्वेश्चन छोड़ चुके हो, ठीक है। तो ये चीज़ रहता है, तो इसीलिए थोड़ा-सा एप्टीट्यूड बस टफ बनता है डीआई की वजह से, और एप्टीट्यूड मैंने नहीं देखा टफ बनता है। प्रिपेयर करना हो तो कैसे करना है, देखो एप्टीट्यूड का भी सिलेबस वही रहता है जो तुम लोगों का सीमैट, कैट और ज़ैट का सिलेबस रहता है। लेवल क्या रहता है, देखो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। मैंने कुछ में देखा है, कुछ एप्टीट्यूड में देखा है कि सीमैट लेवल भी पूछ लेते हैं, और कुछ एप्टीट्यूड में मैंने देखा है कि यार कुछ-कुछ क्वेश्चन थोड़ा कैट से नीचे लेवल के आते हैं, ठीक है। तो तुम अगर मैं बता दूँ, तुम मीडियम लेवल मान सकते हो, ठीक है ना, मीडियम लेवल मान सकते हो। अगर तुम मीडियम लेवल का प्रिपरेशन करते हो, तो तुम ये सब एप्टीट्यूड निकाल लोगे ईज़िली। कहाँ से प्रिपेयर करना है? अगेन यूट्यूब से। अगर किसी को पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, बट यूट्यूब पे कंटेंट है जितना तुम आराम से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो एप्टीट्यूड का मैंने बताया कि क्रिजिल में बहुत टफ आया था और डीशा में भी बहुत टफ आया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस इसी दोनों में एप्टीट्यूड होता है, काफ़ी कंपनीज़ में होता है एप्टीट्यूड, ठीक है। बट टफ मैं बता रहा हूँ कि इसमें टफ था और इसमें बहुत ज़्यादा टफ था, बाकी में सब नॉर्मल रहता है, ठीक है। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट, देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट ये होता है कि कंपनी आपका पर्सनैलिटी जानना चाहती है। कंपनी आपका पर्सनैलिटी जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है वो? कि आप टीम वर्क कर सकते हो कि नहीं? आप टीम वर्क कर सकते हो कि नहीं? आप अगर कोई सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन आ जाता है तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे? ठीक है ना, उसको हैंडल कैसे करोगे? तो वही चीज़ है, थोड़ा-सा आपका पर्सनैलिटी जानना चाहती है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपका कोई कलीग अगर मुसीबत में हो, फँस गया हो, तो क्या आप उसकी मदद करोगे? तो ऑब्वियसली अब मेरा बिहेवियर है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझे क्या मतलब। बट वहाँ मुझे करना पड़ता है कि हाँ, एग्री आई करूँ, मैं करूँगा मदद। तो वो चीज़ है, थोड़ा-सा झूठ बोलना पड़ता है। मतलब देखो अब ऑब्वियसली सब लोग जॉब के लिए नहीं बने होते हैं, ठीक है ना? सब लोग जॉब के लिए नहीं बने होते हैं, सबकी पर्सनैलिटी बहुत अलग होती है। तो थोड़ा-सा जो जॉब के लिए नहीं बने होते हैं, उनको थोड़ा-सा यार झूठ वगैरह बोल के काम चलाना पड़ता है, तो वो चीज़ है। और ये टेस्ट कैसे होता है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है ना? आपको बस देखो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बहुत ईज़ी होता है। आपको बस वो आंसर क्लिक करना है जो आपको लग रहा हो कि एथिकली सही है। मैं नहीं बोल रहा कि आपका दिमाग क्या कह रहा है, दिमाग तो यार तुम्हारा कुछ भी कहे, ठीक है? मेरा भी दिमाग बहुत कुछ कहता है, बट वो चीज़ मार्क नहीं करना वहाँ पे। वहाँ पे वही चीज़ मार्क करना है जो आपको लगे कि नहीं एथिक्स के हिसाब से सही है। भले आपका माइंड बोल रहा हो कि नहीं, नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, बट वो आपको मार्क करना ही नहीं है। अगर वो मार्क करोगे तो दिक्कत है। आपको वही चीज़ मार्क करना है जो आपको लग रहा हो कि नहीं एथिकली यही सही है। जो एक कॉर्पोरेट मैं क्या बोलूँ यार, जो एक कॉर्पोरेट स्लेव करता है ना, आपको बस वही माइंडसेट के साथ ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर करना होता है। बस एग्ज़ैक्टली यही चीज़ है। जो भी एक कॉर्पोरेट स्लेव जैसा काम करता है, बस वही माइंडसेट से आपको ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर करना होता है। 1 घंटे के लिए कुछ भी झूठ-झपाट लिख दो बस। और होता कैसे मैं बताता हूँ, लिखना नहीं रहता आपको। देखो, साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको लिखना नहीं होता। एक ऑब्वियसली एक थोड़ा-सा पैराग्राफ जैसा रहता है 4-5 लाइन का। उसके बाद आपको ऑप्शंस आपके पास रहता है, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। और एक रहता है ऑप्शन मॉडरेट, मतलब ऐसे ही कुछ रहता है नॉर्मल, मॉडरेट, बस इसी में आपको चूज़ करना रहता है। तो होगा कैसे? तो अगर देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपका कलीग कोई प्रॉब्लम में फँसा हुआ है, तो क्या आप उसकी मदद करोगे? तो आपको करना है स्ट्रांगली एग्री या एग्री, ठीक है? हाँ, मैं करूँगा मदद।
ठीक है ना, ये नहीं करना कि नहीं नहीं वो मरे मुझे क्या पता है मुझे बहुत लोगों का सोच होगा कि मुझे क्या मतलब, मैं तो काम करूंगा जाऊंगा, हाँ ठीक है मैं भी वही करता हूँ, बट आपको यहाँ पे ये मार्क करना है। तो वही चीज मार्क करना होता है जो एथिकली करेक्ट है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड का हमने डिस्कस कर लिया, साइकोमेट्रिक का हमने डिस्कस कर लिया। साइकोमेट्रिक कहाँ हुआ था? देखो एचएसबीसी में साइकोमेट्रिक हुआ था, इसीलिए मुझे पता है साइकोमेट्रिक का। एचएसबीसी में साइकोमेट्रिक हुआ था, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्या साइकोमेट्रिक में भी लोग फेल करते हैं? हाँ यार, मतलब देखो ऑब्वियसली फेल पास कुछ नहीं होता साइकोमेट्रिक में, क्योंकि साइकोमेट्रिक मतलब कंपनी आपका पर्सनैलिटी जानना चाहती है। तो मुझे याद है मतलब अप्रॉक्स 80 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे एचएसबीसी के लिए। तो 80 लोगों का मतलब साइकोमेट्रिक था। और साइकोमेट्रिक जब फ़िल्टर लगा, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट का फ़िल्टर लगा, तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ था लगभग 45 लोगों का, ठीक है ना? तो लगभग 50% जनता यहाँ से छँट गई थी। पता नहीं क्या आंसर मार्क किए थे उन लोग, पता नहीं, बट 50% जनता यहाँ से छँट छँट गई थी। तो ऐसा नहीं है कि साइकोमेट्रिक तुम क्लियर कर ही लोगे, तो पता नहीं यार, मुझे नहीं पता क्या मार्क किए थे इन लोग। और 45 लोग पर मतलब 45 लोग 80 से डायरेक्ट ये 45 आ गया था ये नंबर, ठीक है ना? तो साइकोमेट्रिक में भी इस तरीके का होता है, और कैसे हैंडल करना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा तुम लोग अगर ऑनलाइन देखोगे, चीज़ों को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली यही कंसेप्ट रहता है, एथिकली करेक्ट आंसर मार्क करना होता है, क्योंकि कंपनी आपका पर्सनैलिटी जानना चाहती होती है। और कंपनी को ऐसे लोग कभी नहीं चाहिए जो थोड़े से लोन वुल्फ टाइप के हों, ठीक है ना? कंपनी को ये लोग कभी नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है? कंपनी को वो चाहिए होता है जो एक टीम वर्क करे, सबसे मिला-जुला के चले, वैसे लोग चाहिए होते हैं, ठीक है ना? तो वो चीज़ है। इसीलिए हम लोगों को कभी-कभी थोड़ा-सा झूठ वगैरह मार्क करना पड़ता है, सो दैट चीज़ें पास हो जाएँ, ठीक है? देखो, थर्ड चीज़ है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन यार देखो, मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बार नहीं दिया है, ठीक है? क्योंकि मैं जिस भी कंपनी में शॉर्टलिस्ट होता था उसमें जीडी जीडी नहीं होता था, लेकिन उसमें जीडी नहीं होता था। तो एक बार मैंने दिया था और मैं उसमें पास नहीं कर पाया था, और वो कंपनी थी, याद नहीं है मुझे, वो कंपनी याद नहीं है मुझे। बट मेरे कैंपस में मुझे जो याद है, मूडीज़ एनालिटिक्स का जीडी हुआ था, ठीक है ना? मूडीज़ एनालिटिक्स का जीडी हुआ था। कैसे प्रिपेयर करना है जीडी को? देखो, जीडी को 2 तरह का होता है, कभी तो आपको एकदम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दे देंगे, या तो फिर आपको करंट अफेयर वाले टॉपिक दे देंगे। तो करंट अफेयर वाले टॉपिक के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि बात कैसे करना है, और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक जैसे मेरा एक जीडी हुआ था, मॉक जीडी, हमारा कॉलेज करवाया था मॉक जीडी, ठीक है? तो मॉक जीडी करवाया था, तो उसमें हमारे को दिया था एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में व्हील, मुझे याद है ये वाली चीज़, व्हील। व्हील मतलब वो चक्का होता है ना, ये। तो सब कुछ-कुछ पॉइंट्स बोल रहे थे, तो मैंने ये पॉइंट बोला था कि मैंने यूनिटी वाला पॉइंट बोल दिया था कि अगर 4 चक्का मिलता है, 4 व्हील मिलता है तो एक कार बन जाती है, और कार बनती है तो फिर वो बहुत लंबी चलती है। तो यूनिटी वाला पॉइंट मैंने बोला था कि 4 लोग मिलते हैं तो सही होता है, तो यूनिटी वाला। तो काफ़ी एप्रिसिएशन मिला था कि अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है, यूनिटी वाला पॉइंट अच्छा था। तो उसी वजह से, तो इसी तरीके से आपको हैंडल करना पड़ता है। मान लो कि आपको टॉपिक मिल गया रेड, तो आप इस अब जिस जिस तरीके से जीडी आपका स्टार्ट हुआ है, तो आप भी उसमें कुछ टॉपिक बोल सकते हो। आप इसको डेंजर से कनेक्ट कर सकते हो, या इसको आप लव से कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? हैप्पीनेस से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे भी कनेक्ट करना चाहो। तो वैसे जैसा टॉपिक चल रहा है वैसा। थोड़ा-सा देख लेना यूट्यूब वगैरह पे कि कैसे प्रिपरेशन करना है। रूल्स होते हैं कुछ जीडी के, बीच में किसी को काटना नहीं होता, चिल्लाना नहीं होता, लड़ना नहीं होता। तो थोड़ा-सा देख लेना रूल्स वगैरह, तो ये भी हो जाता है, ठीक है? उसके बाद देखो है केस एनालिसिस। अब केस एनालिसिस मतलब क्या होता है? देखो, केस एनालिसिस ये हुआ था हमारे इंटर्नशिप के टाइम पे विवृति कैपिटल में। ये चेन्नई की ही फर्म है, और ये एक हुआ था ईवाई में, ये आई थी फाइनल प्लेसमेंट के लिए। कुछ केस एनालिसिस लेके आई थी, अगर उसमें तुम्हारा शॉर्टलिस्ट होता तो तुम आगे बढ़ते, ठीक है? तो केस एनालिसिस में क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, केस एनालिसिस में तुमको 2-3 पेज का एक पैसेज मिलता है, ठीक है ना? 2-3 पेज का एक पैसेज मिलता है। तो उसमें तुमको केस एनालिसिस में मतलब पूरा पैसेज पढ़ना होता है, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो कि एक मेडिकल का केस स्टडी है, केस एनालिसिस है, ठीक है ना? कि मैं ये दवाई लॉन्च कर रहा हूँ, ये लॉन्च कर रहा हूँ, वो लॉन्च कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैं कौन से लोकेशन में इसको लॉन्च करूँ कि प्रॉफिटेबल मैं रहूँ ज़्यादा, ठीक है ना? कहाँ पे हमारा कस्टमर एक्विजिशन ज़्यादा होगा। तो ये केस को पढ़ के तुम इस तरह का क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, ठीक है ना? ये चीज़ तुमको पैराग्राफ में लिखना होता है, प्रॉपर बाकायदा बताना होता है तुमको, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब एमसीक्यू टाइप का नहीं रहता ये। और कैसे होता है ये? देखो, केस एनालिसिस तुमको तुम्हारे मेल पे आ जाएगा, केस पूरी आ जाएगी। उसके बाद तुमको वर्ड डॉक में उसका पूरा आंसर लिखना होता है, ठीक है? और वर्ड डॉक में सबमिट करना होता है, फिर उनको मेल करना होता है, या जैसे भी सबमिशन का प्रोसेस है, ठीक है ना? तो यही होता है। केस एनालिसिस में तुमको एक केस सॉल्व करना रहता है, उसका बेसिकली तुमको सॉल्यूशन देना होता है। और अगर तुम शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो तुम्हारा प्रोसेस फिर फर्दर आगे बढ़ता है। ये चीज़ मैंने फेस किया था विवृति कैपिटल में।
इंटर्नशिप के टाइम। और मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था, बट मेरा फाइनल इंटरव्यू जो था वो क्लियर नहीं हुआ था। हम 5 से 6 लोग थे, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 10 लोग थे आसपास, ठीक है ना। इसमें से 3 लोगों को लिया था विवृति कैपिटल ने। इंटर्नशिप पेड थी वो वाली, ठीक है, बट मेरा नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि देखो मैं बस फाइनेंस का सीवी बना के गया था, और वहाँ जो 3 लोग सेलेक्ट हुए थे उनको चाहिए था, मतलब कंपनी को चाहिए था फाइनेंस प्लस डेटा साइंस, ठीक है ना। दोनों वाला बैकग्राउंड वाला चाहिए था। मेरे पास ये डेटा साइंस का यार कुछ नहीं था, तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो बस फाइनेंस को लेके सिलेक्शन ले लिया था। दोनों उनकी प्रोफाइल में ये दोनों चीज़ें थी, तो वो सिलेक्शन हो गया था। तो इसी वजह से तो इंटर्नशिप का था विवृति कैपिटल का। तो ये चीज़ मैंने बता दिया। बहुत कम कंपनीज में होता है यार केस एनालिसिस, बहुत कम कंपनीज में होता है, बट मैं होता है, मैंने देखा है अपनी एक्सपीरियंस से, तो मैंने बता दिया। बट ऐसा नहीं है कि बहुत कंपनीज में होता है। मैं बता दूं, अगर केस एनालिसिस की अगर बात करूं तो 100% में से मतलब 10% कंपनीज में बस केस एनालिसिस होता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने बता दिया। और ये होता है आपका फाइनल होता है इंटरव्यू, जो कि मैंने बताया था टेक्निकल भी होता है और एचआर भी होता है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि कितने कौन कौन से कंपनी, मतलब ये इन सारे का कितना रेलिवेंट है, मतलब कितना परसेंट यूज होता है, ठीक है। तो देखो एप्टीट्यूड लगभग आपका 70% कंपनी में काम आएगा एप्टीट्यूड, ठीक है ना। 70% कंपनी में। साइकोमेट्रिक टेस्ट देखो आपका 40%, 40 से 30 रख लो, ठीक है ना। 30 से 40 रख लो साइकोमेट्रिक टेस्ट वाला, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन भी आप 40% रख लो, सब कंपनीज में नहीं होता, ठीक है ना। 40% रख लो। केस एनालिसिस मैंने ऑब्वियसली बोला 10% रख लो, ठीक है ना, सारे कंपनीज में नहीं होता। ये आप 100% रख लो, ठीक है ना। ये 100% रख लो, ये सब कंपनीज में होता है यार। चाहे आप क्रिजिल ले लो, एचएसबीसी ले लो, मूडीज ले लो, नोमुरा ले लो, डीशो ले लो, किसी भी कंपनी में ले लो। अब इसका होता ही होता है। और अगर टेक्निकल इंटरव्यू की बात करें तो मैंने जो सुना है नोमुरा का सबसे टफ था हमारे कॉलेज में, क्योंकि ऑब्वियसली पैकेज बहुत ज़्यादा था। और मॉर्गन स्टैनली का भी इंटरव्यू बहुत टफ था, ठीक है ना। दोनों का इंटरव्यू टफ था। तो फाइनल इंटरव्यू टेक्निकल, देखो जो टेक्निकल इंटरव्यू रहता है वो सब कंपनीज में टफ ही रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लास्ट राउंड रहता है और वो आपका कंसेप्ट पूरा चेक करना चाहते हैं। बट मुझे सुनने में आया था कि नोमुरा और मॉर्गन स्टैनली का कुछ ज़्यादा ही टफ था, ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा ये चीज़ पैकेज पे भी डिपेंड करता है। अगर पैकेज हाई देते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपका ज़्यादा चेक किया जाता है, तो वो चीज़ है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, साइकोमेट्रिक कितना इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन, केस एनालिसिस, इंटरव्यू, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे तो आपको पता ही होगा, इंटरव्यू के बारे तो यार सबको पता रहता है, बट ये जो चीज़ें थी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे। साइकोमेट्रिक मैंने बता दिया, इसके लिए कोई पढ़ने की नीड नहीं है, क्लियर हो जाता है ये। 1-2 मॉक दे देना, अगर मिले तो मिलता ही है। 1-2 मॉक दे देना, तुम्हारा साइकोमेट्रिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। साइकोमेट्री का ज़्यादा लोड नहीं है। और ग्रुप डिस्कशन ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। केस एनालिसिस नहीं इंपॉर्टेंट होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वही चीज़ है, इसमें तो तुम अपना फाइनेंस का कंसेप्ट देखोगे, जो तुम 2 साल पढ़ते हो, जिसके लिए तुम सर्टिफिकेशन करते हो, जिसके लिए तुम लाइव प्रोजेक्ट करते हो, जो नॉलेज गेन करते हो। और एचआर के लिए यार बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना पड़ता, बट थोड़ा बहुत देख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो एप्टीट्यूड पे ध्यान देना, कुछ कंपनीज लेती हैं, और सबसे पहला चीज़ यही रहता है, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट चीज़ अगर रहेगा तो एप्टीट्यूड रहेगा। अगर तुम एप्टीट्यूड क्लियर नहीं किया तो ये तुम्हारे टेक्निकल इंटरव्यू तुम्हारा किसी काम का नहीं, कितना भी फाइनेंस पढ़ लो। एप्टीट्यूड देखना, अगर कंपनी में है तो तुमको क्लियर करना पड़ेगा। प्रिपरेशन कैसे करना है मैंने छोटा सा शॉर्ट टर्म में बता दिया है, मतलब शॉर्ट वे में। अगर किसी को डिटेल्स में पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे पिंग कर लेना, मैं आईडी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो मैंने बोला था कि 3 जेडी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी सम जॉब डिस्क्रिप्शन। मैंने कंपनीज कौन कौन सी सेलेक्ट की है, देखो एक तो एचएसबीसी की है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इसमें काम करता हूँ, तो मेरे पास थी इसकी जेडी। और एक मैंने की है डेलोइट की, क्योंकि इसकी भी मुझे मिल गई थी। एक मैंने नोमुरा ढूंढा है, क्योंकि ये हाईएस्ट पैकेज था, ये हाईएस्ट पैकेज था अपने कॉलेज में, तो मैंने इसका ढूंढा है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कैसा दिखता है जेडी। देखो सबसे पहले एचएसबीसी का ही देख लेते हैं। देखो जेडी में मैंने बता रखा है कि जेडी में क्या होता है। जेडी में आपका होता है रोल का डिटेल्स, ठीक है ना। पैकेज कितना रहता है वो चीज़ रहता है जेडी में आपका। और तीसरा चीज़ रहता है आपका स्किल सेट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको जेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडी को ध्यान से पढ़ना जब भी आए तो। और अगर शॉर्टलिस्ट हो जाओ, मतलब शॉर्टलिस्ट हो जाओ, तो यार जेडी को पूरा रट लेना, ठीक है ना, पूरा रट लेना। रोल क्या है, एक ये भी चीज़ रहता है। जेडी इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि जेडी में कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है ना। तो अगर बाई चांस आपसे पूछा जाता है कि ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, कहाँ कहाँ इसका ब्रांच है, तो ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कैसे पता करोगे? ये सब ऑब्वियसली गूगल पे पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो कंपनी का जेडी कुछ ऐसा दिखता है।
करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपको दिखा रहता है कि कौन कौन सा डोमेन है, ठीक है ना। ऑपरेशनल एंड सपोर्ट फंक्शंस लिखा रहता है। के बाद यार इतना तो डिटेल्स आपको ऑब्वियसली नहीं पता होगा क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही हो। और ये सब कुछ वैल्यूज़ एंड कल्चर, देखो वैल्यूज़ एंड कल्चर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जा सकता है कि एचएसबीसी का क्या वैल्यू है, या किसी भी कंपनी का, एक्स वाई जेड का, सबका कुछ वैल्यूज़ एंड विजन मिशन होता है। तो विजन मिशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट लिखा रहता है, यहाँ से आपका जेडी स्टार्ट हो जाता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या है, आप किस डिपार्टमेंट में काम करोगे, ठीक है ना। तो और देखो यही है, यही चीज़ मैं बोल रहा था। जॉब टाइप्स, क्या क्या जॉब करोगे आप, और स्किल्स इन फोकस, क्या क्या स्किल्स चाहिए आपको। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। डेटा एनालिटिक्स, यही आपका डेटा एनालिटिक्स मतलब वही एक्सेल वाली चीज़ें हो गई, ठीक है। कंट्रोल डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये सब तो चलो ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका होता है अबाउट आवर बिजनेस। जब भी आपको जेडी मिले और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो ये सब चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ना। ये सब चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कौन अभी सीईओ है इसके, इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड वाइड लेवल पे, आपको ये सब चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो जेडी कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब देखो नोमुरा का देख लेते हैं। ये अपने कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज लेके आई थी, समथिंग 21 लाख था कुछ फिक्स्ड इसका, ठीक है। तो देखते हैं, देखो रोल क्या था मेरा इस एचएसबीसी का। रोल था मैनेजमेंट एनालिस्ट, मैंने बता रखा है काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे तो स्पेशली। इसका था मार्केट रिस्क, ठीक है ना। इसका था मार्केट रिस्क एनालिस्ट, ठीक है। तो देखो नोमुरा का कुछ ओवरव्यू रहेगा यहाँ पे। ये चीज़ आप लोगों को मैंने बोला प्रीवियस एचएबीसी वाले में भी कि आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। थोड़ा कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ता है तो दैट आपको पता चले कि कंपनी करती क्या है, और बाई चांस अगर पूछ दे आपसे मिशन और विजन और वैल्यूज़ वगैरह तो आप बता सको। देखो एक चीज़ है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखो इतने हाईएस्ट पैकेज के लिए भी ये लोग एक्सपीरियंस कितना मांग रहे थे, 0 से 2 ईयर्स, ठीक है ना। ज़ीरो मतलब फ्रेशर, ज़ीरो मतलब फ्रेशर, मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते थे इस रोल में, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखा है यहाँ पे डिवीजन ओवरव्यू, क्या ओवरव्यू है ये है। उसके बाद देखो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसीलिए मैं बोल रहा था कि जेडी इंपॉर्टेंट है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा रहता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो मैंडेटरी क्या क्या है और डिजायर्ड क्या क्या है, मतलब ये हो गया आपका स्किल सेट वाला, ठीक है ना। स्किल्स क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है ना। स्किल्स देखो, गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंस ऑब्वियसली पढ़ोगे ही। फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब फाइनेंशियल मार्केट ही बोल रही है, स्पेशली डेरिवेटिव्स। देखो मैंने बोला था ना, डेरिवेटिव्स मेरे एचएसबीसी में भी रिक्वायर्ड था, इसमें भी रिक्वायर्ड है डेरिवेटिव्स, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क सेंसिटिविटीज, वार, वैल्यू एट रिस्क, ठीक है ना। बैकग्राउंड न्यूमेरिकल डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग, मैथ, साइंस, ठीक है। गुड एक्सेल स्किल, देखो एक्सेल, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सा स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। क्या हम लोगों ने इसमें फाइंड किया इतने में, मैं पढ़ लेते पूरा। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल क्वांटिटेटिव, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या पता चला, पता ये चला कि फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। फाइनेंशियल प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद डेरिवेटिव्स में हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड में हमारा बैंकिंग होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बैंकिंग यार देखो, जब इंटरेस्ट रेट वगैरह जब फाइनेंस में बात होता है ना तो ये बैंकिंग से लिंक्ड होता है। उनको बैंक का भी नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या पता चला, उसके बाद हमें यहाँ पता चला इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स पता चला फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ पे क्या पता चला, एक्सेल मतलब टेक्निकल स्किल। सिक्स्थ पे क्या पता चला, कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन लिखा होता है बट वैसा बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कम्युनिकेशन पे, मैंने वीडियो बना रखा है, बट ये लिख देते हैं, है ना, लिख देते हैं। उसके बाद इतना हम लोगों को चाहिए होगा नॉलेज में, इतना हम लोगों को चाहिए होगा नॉलेज में, इसके बिना यार काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो ये मैंडेटरी था। और डिजायर्ड में क्या है, देखो सीएफए अगर हो आपके पास तो बहुत बेनिफिशियल है, एफआरएम हो बहुत बेनिफिशियल है, सीवी शॉर्टलिस्ट बहुत इजीली हो जाएगी, ठीक है ना। बट रिक्वायर्ड नहीं है पाइथन फॉर फाइनेंस, ठीक है। रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। तो ऐसा जेडी दिखता है कुछ, 20 लाख जो पैकेज ऑफर करती है उसका, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज इसी का था तो मैंने दिखाया। देखो एक डेलॉइट है, ये बिग फोर्स में आती है। तो देखो इसका रोल था एसोसिएट सॉल्यूशन एडवाइजर। उसके बाद नहीं, ये एमआरएम, हाँ मतलब एमआरएम का फुल फॉर्म होता है मॉडल रिस्क मैनेजमेंट। तो ये भी कहीं ना कहीं रिस्क का ही रोल था डेलॉइट में भी, ठीक है ना। ये सब में मैं यार शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। मैं एक चीज़ और बता दूं, देखो ये सब कंपनीज में मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था, डेलॉइट में भी मैं नहीं हुआ था। मैंने अप्लाई किया था बट मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली 60% का क्राइटेरिया था डेलॉइट में, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला है कि मेरा परसेंट कम था, तो मैं नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाया। एचएसबीसी में ये क्राइटेरिया नहीं था तो मैं शॉर्टलिस्ट हो गया और क्लियर भी कर लिया, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, नोमुरा में भी 60% कुछ था, 60 या 70% कुछ था क्राइटेरिया नोमुरा में भी, तो मैं अप्लाई ही नहीं कर पा रहा था ये सब में, तो वो चीज़ है, ठीक है। इसका रोल था मॉडल रिस्क मैनेजमेंट, पढ़ सकते हो चाहो तो,
या आपके कंपनी में भी आएगी, जब आपके कॉलेज में भी आएगी तो उस समय पढ़ लेना। देखो इसमें क्या चाहिए, वर्क यू विल डू, इसमें क्या आप काम करोगे। देखो बोल्ड बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स, मतलब पाइथन, आर, सैस, वीबीए, सी प्लस प्लस, ये सब आपको चाहिए होगा। वार, डेरिवेटिव्स, प्राइसिंग मॉडल, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, देखो दिख रहा है सब चीज़। लीनियर रिग्रेशन, मतलब ये थोड़ा सा आपको क्वांटिटेटिव तरीके से खींच रहा है ये रोल, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि आपका होगा नहीं, हो सकता है। ऑब्वियसली चीज़ें सीख जाओगे, बट रिक्वायर्ड ये सारी चीज़ें रहती है, रिक्वायर्ड ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना। क्वालिफिकेशंस में देखो क्या है, एमबीए इन स्टैट्स, वो तो दिख ही रहा था स्टैट्स जब वो ऊपर लिखा हुआ था रिग्रेशन वगैरह, तो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा रहता है। प्रीफर्ड देखो यहाँ पे भी सी एफ एफ आर एम है, तो अगर आपको फाइनेंस में आगे बढ़ना है तो सी एफ ए या एफ आर एम आर चाहिए होगा, ठीक है ना। अगर आगे बढ़ना है तो एज ऑफ नाउ कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे, ये सब नहीं होगा, ऐसा नहीं रहता, क्योंकि देखो ना प्रीफर्ड लिखा हुआ है, उस वाले जेडी में भी लिखा हुआ था प्रीफर्ड, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है। तो ऊपर हमने इसमें भी देखा, देखो हर जगह आपको डेरिवेटिव्स दिखेगा, डेरिवेटिव्स, प्राइसिंग मॉडल, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ये वो, तो देखो यार समराइज करके यही पता चलता है कि डेरिवेटिव्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स, डेलोइट का कल्चर वगैरह, तो वही सब आपको पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि कंपनी, जिस कंपनी में आप काम करोगे तो वो कंपनी चाहती है कि आप थोड़ा सा हमारा कल्चर वगैरह के बारे में जानो, ठीक है। तो वही चीज़ है। 3 कंपनी के जेडीज हमने देखे, तो यही पता चलता है कि जेडी में जो भी लिखा है रोल्स में, ठीक है ना, रोल्स में या आपका हो गया स्किल सेट में, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है और उसी हिसाब से आप सीवी बनाओगे, ठीक है ना, उसी हिसाब से आप सीवी बनाओगे। अब जेडी में लिखा है डेरिवेटिव्स, तो आप अपने सीवी में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऐड नहीं करोगे। समझ रहे हो मेरी बात, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। अगर सीवी में लिखा है जेडी में लिखा है डेरिवेटिव्स, तो आप अपने सीवी में आके डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऐड नहीं करोगे। 4 कोर्स ऐड कर दिए डिजिटल मार्केटिंग का और बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरी तो सीवी बहुत अच्छी है फिर भी शॉर्टलिस्ट नहीं होती, नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं काम करती। समझ गए हो, समझ में आ रहा हो चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखा हमने जॉब डिस्क्रिप्शन, पता चल गया कि कैसे देखना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से उसमें इन्फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है ना, और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जेडी में, वो भी मैंने बता दिया। कंपनी का कल्चर हो गया या रोल क्या है, उसका डिटेल्स क्या है, ठीक है। अब देखो कुछ मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखा है मैंने, ये स्लाइड मैंने न्यूली ऐड किया था क्योंकि एक लोगों ने कुछ डाउट पूछा था और अच्छा डाउट था, तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। देखो लिखा क्या है मैंने, लिस्ट नंबर ऑफ पीपल आर शॉर्ट लिस्टेड, देन फॉर मी चांसेस आर हाई फॉर गेटिंग प्लेस। देखो इसका मतलब क्या है, तो देखो मान लो कि कंपनी आती है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये शॉर्टलिस्ट करती है मान लो कि 10 लोगों को, ठीक है, और एक कंपनी आज आती है ए बी सी और ये शॉर्टलिस्ट करती है 50 लोगों को, ठीक है। तो 50 कंपनी जब 50 लोगों को शॉर्टलिस्ट करती है तो फाइनल राउंड में बचते हैं 5 लोग, ठीक है ना, तो 5 में से ये 3 को ले जाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हुआ सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 क्या हुआ, एक एक्स वाई जेड कंपनी थी, वो 10 लोगों को बस शॉर्टलिस्ट की, जहाँ ये कंपनी 50 को शॉर्टलिस्ट की थी वहाँ ये कंपनी 10 को ही शॉर्टलिस्ट की। तो अब आप लोग क्या दिमाग लगाने लगते हो कि यार 50 शॉर्टलिस्ट की तो 3 तो ले ही गई, तो यहाँ 10 शॉर्टलिस्ट किए हैं तो मैं तो जाऊँगा ही, मतलब यहाँ श्योरिटी बढ़ गई, यहाँ श्योरिटी बढ़ गई, ये आपको लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये जो एक्स वाई जेड कंपनी थी, अगर ये 10 लोग को ही शॉर्टलिस्ट की है तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये कैंडिडेट अच्छा फाइंड नहीं करती है तो ये चली जाएगी, ये एक को भी लेके नहीं जाएगी, एक को भी लेके नहीं जाएगी, इसको कोई कंपल्शन नहीं है कि ये लेके जाए, ठीक है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे कॉलेज में यार काफ़ी कंपनीज, मतलब 4 से 5 कंपनी ऐसा बोल चुकी हैं कि आपके कॉलेज में उस तरह के कैंडिडेट नहीं है और इनको हम नहीं ले जाएंगे। ऑब्वियसली ये चीज़ लास्ट में हुई थी, ये चीज़ लास्ट मंथ्स में हुई थी, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली यार सारे अच्छे क्राउड चले गए थे दूसरे दूसरे कंपनीज में, तो लास्ट में जो कंपनीज लेट आई थी तो उनको अच्छे कैंडिडेट मिल नहीं रहे थे, तो अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे तो वो किसी एक को भी सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये चीज़ उन्होंने अपने मतलब प्रेसकॉन डिपार्टमेंट से बोला कि आपके कैंडिडेट उतने अच्छे नहीं है, उनको जेडी तक पता नहीं है, वो जेडी भी पढ़ के नहीं आते हैं, तो हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो और ये चीज़ लगभग 4 से 5 कंपनीज बोली थी। तो कंपनी के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि अगर वो कॉलेज में आई हैं तो किसी ना किसी को लेके जाएंगी, इस भ्रम में मत रहना, ठीक है ना। अगर 5 शॉर्टलिस्ट हुई है, मैंने तो, तुम 5 बोल रहे हो, मैंने तो ये भी चीज़ देखा है कि 3 शॉर्टलिस्ट हुए थे, 3 में से भी वो एक को भी लेके नहीं लेके गई, जबकि पूरे कॉलेज को लग रहा था यार कि 3 शॉर्टलिस्ट हुआ है, पैकेज कुछ 15 लाख था, एक कंपनी थी, ठीक है ना, पैकेज कुछ 15 लाख था फिक्स्ड, और 3 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो हमें लग रहा था कि यार एक को तो लेके ही जाएगी।
ऑब्वियसली कंपनी कॉस्ट खर्च करती है ना, एक आदमी का इंटरव्यू लेती है, कॉस्ट खर्च होता है। तो मुझे लग रहा था कि एक को तो लेके आएगी, और मुझे नहीं, सबको लग रहा था कि एक को तो यार लेके जाएगी, बट किसी को भी लेके नहीं गई। ठीक है ना, किसी को भी लेके नहीं गई। तो ये भ्रम में मत रहना। मान लो कि 2 भी शॉर्टलिस्ट हुए हो या 1 भी शॉर्टलिस्ट हुआ है, अगर तुम परफॉर्म नहीं करते तुम नहीं जाओगे। ठीक है ना, ये मत सोचना कि नहीं 50 में से अगर 10 शॉर्टलिस्ट फाइनल में होते हैं तो उसमें तो 3 तो चला ही जाता है फिक्स। हाँ ये ठीक है, 3 चला जाता है, और इसलिए नहीं जाता कि उनको लेना ही लेना है। ये 3 कैंडिडेट अच्छे होंगे तभी वो जाते होंगे। और अगर वही चीज़ है, अगर तुम 1 भी शॉर्टलिस्ट होते हो और तुम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तुमको कंपनी नहीं लेके जाएगी। ये चीज़ हमने दिमाग में डाल लेना। हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी, बट ये चीज़ मैंने देखा है। ठीक है। सेकंड चीज़ है, आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड कैन माई ऑफर बी रिजेक्टेड और डिलेड। देखो ये चीज़ भी मैंने अपने सीनियर से सुना है। देखो कैसा होता है कि कुछ कंपनीज तुम्हारा ऑफर लेटर, देखो क्या होता है जब तुम फाइनल इतने सारे प्रोसेस देते हो, टेक्निकल इंटरव्यू और सब चीज़, तब तुम्हारा क्लियर हो जाता है। जब तुम्हारा सब चीज़ क्लियर हो जाता है तो तुम्हारे पास एक ऑफर लेटर आता है। ठीक है ना, ऑफर लेटर आता है, भी दिखाऊंगा मैं अपना ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आता है, ठीक है ना। तो मतलब कंफर्म हो तुम कि तुम्हारा जॉब लग चुका है। ठीक है ना, बेसिकली कहने का मतलब था कि कंफर्म हो तुम कि तुम्हारा जॉब लग चुका है। बट कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा ऑफर रिवोक हो जाता है। तुम्हारा ऑफर रिवोक हो जाता है। रिवोक मतलब तुम्हारा जॉब चला गया। उस समय तो लगा था, बट अभी कंपनी को ऐसा लगता है कि उसको तुम्हारी नीड नहीं है या उसको हायरिंग नहीं करनी है, तो वो तुम्हारा ऑफर लेटर रिवोक कर देती है। या कभी कभी डिले हो जाता है। कितने कितने मंथ से डिले होता है, देखो यार मैं बताता हूँ। अगर 1 मंथ डिले है या 2 मंथ डिले है तो चलता है, ठीक है ना। बट अगर 3 मंथ से ज़्यादा डिले हो रहा है तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर 3 मंथ से ज़्यादा डिले है तो तुम्हारा ऑफर लेटर रिवोक हो जाएगा। कोई श्योरिटी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ जितना मैंने देखा है। ठीक है ना, रिवोक हो जाता है ऑफर लेटर। हमारे कॉलेज में एक सीनियर था, उसका एक ऑफर रिवोक हो गया था। उसका एक ऑफर रिवोक हो गया था। अब रिवोक होने का मतलब क्या होता है, देखो रिवोक होने का ये मतलब होता है कि तुम जितना भी राउंड्स वगैरह क्लियर किए थे, तुम्हारे पास जॉब था वो चला जा चुका है, ज्वाइन होने के पहले ही जा चुका है। ठीक है ना, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। देखो मान लो कि तुम्हारा सेशन खत्म हो रहा है मई में। ठीक है, कॉलेज का फाइनल ईयर खत्म हो रहा है मई में। तुम्हारा ज्वाइनिंग था मान लो कि जून में। ठीक है ना, तुम्हारा कंपनी से मेल आ जाएगा कि तुम्हारा ऑफर लेटर रिवोक हो चुका है, हम तुमको इस बार हायर नहीं कर सकते, तो तुम कहीं और जॉब देखो। तो अब ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम फ्री हो गए थे। अब तुम कहाँ अप्लाई करोगे, अब तुम जाओगे ऑफ कैंपस में अप्लाई करोगे। अगर तुम्हारा कॉलेज अच्छा है तो तुम्हारा प्लेसमेंट डिपार्टमेंट तुम्हारा हेल्प करेगा जॉब दिलवाने में। तो ये चीज़ होती है। ऑफर रिवोक मतलब तुम्हारी जॉब चली गई। ठीक है। डिले मतलब 2 से 3 मंथ डिले हो सकता है। तुमको 2-3 मंथ बाद बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ है। कौन सा बेहतर है, देखो यार बेहतर तो ऐसे कहो तो कुछ भी नहीं है, बट अगर मार्केट सिचुएशन खराब है तो डिले होना ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर है। रिवोक मतलब खत्म ही हो जाता है, और डिले मतलब तुम 1-2 मंथ बाद ज्वाइनिंग करते हो। जैसे मान लो कि तुम्हारा ज्वाइन मंथ ऑफ ज्वाइनिंग था मई, तब तुम जुलाई में ज्वाइन करोगे, बस यही चीज़ होता है डिले में। बट रिवोक मतलब तुम्हारा ऑफर लेटर खत्म हो गया, तुम्हारा खत्म हो गया मतलब तुम्हारा जॉब नहीं लगेगा। तुम जितने भी राउंड्स क्लियर किए थे सब बेकार चला गया। तो ये डेंजरस हो जाता है थोड़ा सा। मैंने अपने सीनियर का देखा है एक कंपनी में। कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, अगर नाम रहता याद तो मैं बताया था, उसमें कोई इशू नहीं था। तो ये चीज़ होता है, ये मैंने डिस्कस कर दिया, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। अब देखो एक चीज़ और, देखो इंटेंशनली अंडर परफॉर्म इन इंटरव्यू टू गेट रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब तुम लोगों को कैसा सुनने में मिलेगा ना कि तुम्हारे काफ़ी दोस्त, मैंने ये चीज़ फेस किया है। दोस्त क्या मतलब बैचमेट, दोस्त तो ये चीज़ नहीं करता, बैचमेट। ठीक है ना, देखो उन लोग क्या बोलेंगे कि मान लो कि एक ए नाम का बंदा है। ठीक है ना, ये फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच गया, फाइनल प्लेसमेंट इंटरव्यू तक पहुंच गया, और इसका क्लियर नहीं हुआ। तो अब ये क्या आके बोलेगा कि यार मुझे तो ये कंपनी में जाना ही नहीं था, मैंने तो इंटरव्यू में ऐसे इंटेंशनली जानबूझ के परफॉर्म नहीं किया सो दैट मुझे ये कंपनी में जाना नहीं है। मुझे किसी अच्छी कंपनी में जाना है जिसका पैकेज बहुत ज़्यादा हो, मुझे हाईएस्ट पैकेज वाले कंपनी में जाना है। मैंने तो इंटेंशनली इसमें जानबूझ के हट गया, आंसर्स नहीं दिए मैंने जानबूझ के। मैं बस इंटरव्यू का, रियल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेना चाहता था, रियल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेना चाहता था। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। देखो ये चीज़ कंप्लीटली फेक है, ये चीज़ कंप्लीटली फेक है। मैंने अपने बैच में देखा था, ये चीज़ कंप्लीटली फेक है। उन लोगों का ऑब्वियसली नहीं होता है वहाँ सिलेक्शन, तभी वो छटे जाते हैं। ठीक है ना, इतना कोई तेज नहीं होता कि वो फाइनल इंटरव्यू में जाके बैक आ जाए। ठीक है, बस एक्सपीरियंस लेने के लिए पहुंच जाए, क्योंकि ऑब्वियसली देखो यार राउंड्स रहते हैं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। अब 3 राउंड के बाद किसी का टेक्निकल इंटरव्यू है, थर्ड राउंड ही तुम्हारा टेक्निकल इंटरव्यू रहता है। तो काफ़ी मुश्किल होता है यार, यहाँ इतना ईजी नहीं होता तुम्हारा एप्टीट्यूड क्लियर करना, जेडी वगैरह, जीडी वगैरह क्लियर करना। तो थर्ड राउंड में कोई जाके अगर निकल जाता और तुम भौकाल देता है पूरे कॉलेज में कि नहीं नहीं मैं तो जानबूझ के आ गया, ये सब फेक है, ये सब फेक है। करते हैं कुछ लोग, कुछ लोग सच भी बोलते हैं। कौन लोग हैं वो, देखो या तो वो कॉलेज का टॉपर है, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा मेहनत किया, जिसको 10-12 लाख की नौकरी नहीं चाहिए,
वो लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, जिसका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, जिसका सीजीपीए ज़्यादा है, जो हर कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हर कंपनी में ऑब्वियसली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और कंसेप्ट उसका स्ट्रांग है, तो वो हाईएस्ट पैकेज के लिए एम कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने अपने कॉलेज में देखा है कि कोई भी मतलब एक्स वाई जेड कोई भी जिसको कुछ आता जाता नहीं है वो भी ये चीज़ बोल रहा है कि यार मैं तो इंटेंशनली बाहर आ गया। ये सब फेक है, ये सब पे ज़्यादा भरोसा मत करना, अपने काम से काम मतलब रखो, ये सब लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट चीज़ है, फीमेल हैव एज इन प्लेसमेंट्स कंपेयर टू द मेल कैंडिडेट। देखो यार ऑब्वियसली ये सच है, ठीक है ना, ये चीज़ सच है। देखो मैं बताता हूँ, हुआ क्या था, एक कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी, पैकेज था उसका 14 लाख फिक्स्ड, 14 लाख फिक्स्ड, ठीक है ना। कंपनी का नाम था एस जी, ठीक है ना, एस जी कंपनी थी। फुल फॉर्म अगर जानते हो तो ठीक है ना, फुल नहीं जानते तो पूछ लेना, ठीक है। ये क्या की थी, ये शॉर्टलिस्ट की 3 लोगों को, ठीक है। अब 3 लोगों में कौन था, एक मेल था, मतलब दूसरा भी मेल था, तीसरी एक लड़की थी फीमेल, तीसरी एक लड़की थी फीमेल। देखो कंपनी का कैसा होता है ना कि कुछ कंपनीज का ऐसा कुछ रूल्स रहता है कि फीमेल्स को यार लेना है, फीमेल्स के नंबर को मेंटेन करना है ऑफिस में, फीमेल्स के नंबर को मेंटेन करना है ऑफिस में, तो लड़की को लिया ही जाता है। तो देखो चांसेस यही था, मतलब पूरे कॉलेज का असम्पशन यही था कि देखो इस दोनों लड़के में से कोई एक जाएगा, ठीक है, और एक फीमेल तो जाएगी ही जाएगी, इसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों लड़का सिलेक्शन हो जाए। देखो कंपनी को मतलब फीमेल का यार देखो इंपॉर्टेंस रहता है कंपनी में, ये चीज़ मैं बता दूं। तुम थोड़ा सा देखोगे कि फीमेल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट भी ज़्यादा होती है, फीमेल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट भी ज़्यादा होती है, तो इनको थोड़ा सा एक एज रहता है, ठीक है ना, एज रहता है। क्या इंटरव्यू में एज रहता है इनको? नहीं, इंटरव्यू वगैरह में कोई एज नहीं रहता इनको, ठीक है, इंटरव्यू में कोई एज नहीं रहता, जीडी में कोई एज नहीं रहता इनको। बट इनको एक ही चीज़ का एज रहता है कि कंपनी का कुछ पॉलिसीज रहता है कि फीमेल कैंडिडेट को अपने ऑफिस में उनका नंबर मेंटेन करना है, ठीक है ना, उनका नंबर मेंटेन करना है, तो बस यही एज रहता है इनके पास। इनका चांसेस थोड़ा सा हाई रहता है, अगर ये थोड़ा सा हल्का कम भी परफॉर्म करती है तो इनका चांसेस है कि चलो ठीक है हो जाए, बट तुम्हारे साथ ये चीज़ नहीं होती। तो वही चीज़ है, फीमेल कैंडिडेट को एक एज रहता है, और इस चीज़ को माइंड में जितना जल्दी बैठा लो उतना सही रहता है, क्योंकि हर बार क्लिप करने से यार कोई चीज़ें बदलती नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, इंटरव्यू वगैरह में इनको कोई एज नहीं रहता, बट वही है कि इनको बस सिलेक्शन के टाइम थोड़ा सा एज रहता है। अगर मान लो कि अ, देखो ऐसा है कि मान लो कि अगर वही मैंने एग्जांपल दिया था ना कि मान लो कि 4 कैंडिडेट हैं, उसमें से 3 मेल है और 1 फीमेल है, ठीक है, 3 मेल है और 1 फीमेल है और कंपनी को 3 लोग ले जाने ही ले जाने हैं, तो ये फीमेल कैंडिडेट यार जा रही है, ठीक है ना। 95% चांस है कि ये फीमेल कैंडिडेट जा रही है। अब ऐसे ही ये बेवकूफ़ लड़की हो कि इसको ना बोलना आता हो, ना इसको कुछ फाइनेंस आता हो, ना इसको कुछ समझना आता हो, तो एक अलग चीज़ है, बट ऐसा केस नहीं होता कि ऑब्वियसली ये 2 साल यहाँ पढ़ती है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, अगर कंपनी को 3 लोग ले जाने हैं और 4 लोग शॉर्टलिस्ट है तो, और 1 फीमेल है इसमें, तो ये जा रही है यार, ठीक है ना, ये जा रही है, ये मैंने देखा था अपने कॉलेज में, ये जा रही है, ठीक है ना। रेस यहाँ पे आ जाता है, ये 3 लोग में से कौन जाएगा? 2 यहाँ से भी जाने होते हैं, बट वही है कि यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो जाता है और ये लड़की को पता रहता है कि यार मैं तो जा ही रही हूँ। तो ये चीज़ है, ये थोड़ा-सा है और इसमें कुछ कर नहीं सकते। बट ठीक है, ये चीज़ थी रियलिटी, तो मैंने बता दी। ये चीज़ मैंने देखा है तो मैंने बता दिया, ठीक है ना? तो ठीक है, मैंने वीडियो को खत्म करता हूँ। मैंने डिस्कस कर लिया जो मुझे डिस्कस करना था, और किसी को अब डाउट हो कि कहाँ से एप्टीट्यूड प्रेप करें या कोई भी चीज़ कहाँ से प्रेप करें, ठीक है ना? और भी किसी को कुछ क्लैरिटी चाहिए हो या किसी को वीडियो सजेशन देना हो, या किसी को वीडियो कुछ सजेशन देना हो कि ये देखो यार ये सब वीडियो मैं आप लोग से पूछ के ही बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। अगर किसी को वीडियो कुछ स्पेसिफिक चाहिए हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, @2geek_ig, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट मुझे भी पता चले कि ठीक है लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है ना। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ये इंस्टाग्राम का हैंडल है, अगर चाहते हो कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, मैं वीडियो बंद करता हूँ।